तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है और साथ ही में हमारा चैनल भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में 70 में 70 नहीं तो 65 नंबर बिल्कुल आराम से ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, आइए समझते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने क्लास 12 की बायोलॉजी में एक ऐसी सीरीज को स्टार्ट किया है जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं, लगभग 80 से 85 प्रश्न, सारे प्रश्नों को मैंने करवा दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसको जाकर के चेक करिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सारी वीडियोस और वहां से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में फिर हम लोगों ने एक नई सीरीज को स्टार्ट किया जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को करना शुरू किया और इस प्रश्न की सीरीज में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 तक देख लिया था। आज का वीडियो का लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है, जिसमें हम आपको क्वेश्चन तो कराते ही साथ में उसका आंसर भी आपको यहाँ पर बताते हैं कि कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको कितना लिखना है और क्या लिखना है। उसके बाद में फिर जब हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी अति लघु उत्तरीय प्रश्न से रिलेटेड, फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे और साथ ही में जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी किताब में जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे उनको भी स्टार्ट करेंगे और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको भी स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए चैनल हमारा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर आज जब हम लोग लेक्चर 5 में जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं उसको आइए देखना शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका चार्ज रखा गया 499, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। नंबर हो जाता है 97 93 44 0081। आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे आप लोग टॉपर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो इस पेज को मैंने यहाँ पर हटा दिया है। अब नेक्स्ट पेज को लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक अणु कौन सा है और प्रयोग द्वारा सिद्ध करने वाले वैज्ञानिकों के नाम हम लोग को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उसका वाहक अणु कौन सा है, ये चीज हमको इसमें बताना है। और साथ ही में किस वैज्ञानिक ने इस अणु के बारे में खोज की या फिर इस अणु के बारे में सिद्ध किया, इन चीज़ों को उनका नाम भी हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका उत्तर, आप लोग क्वेश्चन उतारो फिर उत्तर लिखना कैसे है आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखोगे इसमें कि ग्रिफिथ ने सर्वप्रथम निमोनिया रोग के जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में रूपांतरण का प्रयोग कर बताया कि जो अनुवांशिक पदार्थ के कारण रूपांतरण होता है। तो पहला सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? ग्रिफिथ थे, जिन्होंने निमोनिया रोग के जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में रूपांतरण का प्रयोग करके बताया था कि अनुवांशिक पदार्थ के कारण ही रूपांतरण होता है। उसके बाद में फिर आपके एवेरी, मैक्लियार्ड तथा मैकार्टी ने जीवाणु में रूपांतरण प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि जो डीएनए है वही आपका एक अनुवांशिक पदार्थ है जो कि अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक अणु कौन सा है, तो आप बताएंगे डीएनए। और यदि आपसे कोई पूछ ले कि इसको सिद्ध किया किसने, किन वैज्ञानिकों ने मिलकर के सिद्ध किया, तो वहां पर आप बता सकते हैं ग्रिफिथ का नाम, एवेरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी। इस प्रकार से 4 वैज्ञानिकों का नाम आप बता सकते हो कि इन लोगों ने मिलकर के अपने प्रयोगों के माध्यम से ये सिद्ध किया जो आपका डीएनए होता है, ये आपका अनुवांशिक पदार्थ है जो कि आपका अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक अणु है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाली 2 शर्कराओं के नाम एवं सूत्र लिखिए। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाली 2 शर्कराओं के नाम कौन कौन से हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाली 2 शर्कराएं आपकी निम्नलिखित हैं। पहले आप लोग लिखोगे इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा, जिसका आपको कह सकते हैं सूत्र होता है C6H10O4, और दूसरा आपका होता है राइबोस शर्करा जिसका सूत्र होता है C5H10O5। तो इस प्रकार से आपको इसको याद कर लेना है कि न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाली 2 शर्कराओं के नाम निम्नलिखित हैं, जिनमें आपका पहला हो जाता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, दूसरा आपका राइबोस शर्करा होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला जो प्रश्न होता है, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि जीन की क्रियाशील इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एक लाइनर है और साथ ही में आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में भी आ सकता है कि जीन की क्रियाशील इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी और अति लघु में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि जो जीन होता है, जीन की क्रियाशील इकाई को हम लोग सिस्ट्रॉन कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न प्रकार के आरएनए के हम लोग को नाम बताने हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो आरएनए होता है उसके दो पार्ट होते हैं, लेकिन जो आपका दूसरा पार्ट होता है यानी कि आरएनए के प्रकार के बारे में, ठीक है, जो आपका अनआनुवांशिक आरएनए होता है वही आपका मेन पार्ट होता है। तो अनआनुवांशिक आरएनए के आपके 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है एमआरएनए, जिसे हम लोग संदेश वाहक आरएनए बोलते हैं। दूसरा आपका होता है टीआरएनए, इसे हम लोग स्थानांतरण आरएनए बोलते हैं। और आपका जो तीसरा जो आपका होता है आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। तो इस प्रकार से जो आपका आरएनए होते हैं उसके 3 प्रकार होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। और साथ ही में क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और साथ ही में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और चैनल का लिंक मैं दे रहा हूँ, उस चैनल को भी आप लोग सपोर्ट दिखाइए। नया चैनल हमने क्रिएट किया है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो आप उस चैनल को भी जाकर के सपोर्ट दिखा दीजिए। सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी लोग जा करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाएंगे। तो चलिए इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं और प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि अवशेषी अंग की परिभाषा दीजिए तथा उदाहरण बताइए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवशेषी अंग आखिर क्या होता है और साथ ही में इसका उदाहरण भी हमको बताना है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि जीवधारियों के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग, यानी कि जो जीवधारी हैं उनके पहले के समय में जो अंग क्रियाशील थे, जो आपका जीवधारियों द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी हो गए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि जीवधारियों के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग, यानी कि जो पहले के समय में जीवधारी के क्रियाशील अंग थे, जो फिलहाल के समय में जीवधारियों के द्वारा उपयोग न किए जाने की वजह से अवशेषी हो गए हैं एवं भविष्य में यानी कि आने वाले समय में पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे, उन अंगों को ही हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप बताओगे, जैसे मानव में निमेशक पटल, अक्लदाड़, ये आपके क्या हैं, अवशेषी अंग के उदाहरण हैं जो कि आपका कह सकते हैं भविष्य काल में पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, वन लाइनर का आपका आंसर है इसका कि एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य की संयोजक कड़ी का नाम लिखिए। तो एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य की जो संयोजक कड़ी है उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे पेरीपैड्स है। ठीक है, तो पेरीपैड्स जो आपका है वो एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य की संयोजक कड़ी है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि अपसारी विकास एवं अभिसारी विकास की परिभाषा लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिया है कि अपसारी विकास एवं अभिसारी विकास की परिभाषा लिखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये एक साथ भी आ सकता है और अलग अलग भी आ सकता है, कि अपसारी विकास केवल पूछ सकता है या फिर केवल अभिसारी विकास पूछ सकता है, और कभी कभी ये आपका एक साथ में आ जाता है। तो इसीलिए दोनों परिभाषाएं मैंने आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बताई हैं। कैसे बताई हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे अपसारी विकास के बारे में। यहाँ पर लिखोगे कि एक ही पूर्वज जाति के जीवों का विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैलकर और अपने अपने क्षेत्रों के वातावरण के अनुसार विभिन्न जीवन शैली अपनाकर धीरे धीरे विभिन्न जातियों में रूपांतरित होना ही आपका अपसारी विकास कहलाता है। तो क्या है अपसारी विकास, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि एक ही पूर्वज जाति के जीवों का विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैलकर और अपने अपने क्षेत्रों के वातावरण के अनुसार विभिन्न जीवन शैली अपना करके धीरे धीरे विभिन्न जातियों में रूपांतरित हो जाना ही आपका अपसारी विकास कहलाता है। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले जो आपका इसमें परिभाषा थी अभिसारी विकास उसकी ओर बढ़ते हैं। अगली परिभाषा आपकी इसमें अभिसारी विकास। तो अभिसारी विकास में आप बताएंगे कि विभिन्न पूर्वज व जाति के सदस्य एक भौगोलिक क्षेत्र में रहकर समान रूप के दिखाई देते हैं, ऐसा विकास जो होता है आपका अभिसारी विकास कहलाता है। यानी कि जो विभिन्न
पूर्वज होते हैं या फिर जाति के जो सदस्य होते हैं, जब एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने लगते हैं तो आपका एक सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। ऐसे विकास को हम लोग अभिसारी विकास बोलते हैं। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है आपका, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन किसको कहते हैं। उत्तर आप लोग बताएंगे कि युग्मक निर्माण के समय अचानक होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनसे गुणसूत्रीय संरचना परिवर्तित हो जाती है तथा विभिन्नता आप उत्पन्न होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन बोलते हैं। क्वेश्चन क्या था हमसे, क्वेश्चन था कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन किसको कहा जाता है। तो उत्तर में आप बताएंगे कि युग्मक निर्माण के जब समय होता है, जब युग्मक बनता है उस समय अचानक होने वाले ऐसे परिवर्तन जिससे क्या होता है, गुणसूत्रीय संरचना परिवर्तित हो जाती है तथा विभिन्नता आ जाती है, उसको हम लोग गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन बोलते हैं। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही में यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।